Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Miss Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter from your English Balbharti book, Standard 5th, and the chapter number is 22, a book review. First, let us understand what is a book review meaning. Book review मतलब क्या होता है? एनी बुक, कोई भी एक बुक जिसके बारे में हम पढ़ने के बाद एक राय बनाते हैं कि वो बुक कैसी है, उसमें क्या है, दैट इज़ नोन एज अ बुक रिव्यू. ओके, सो हियर इन दिस देयर इज़ अ बुक नेम जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. देयर इज़ वन बुक जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. ये एक बुक है जो किसी पर्सन ने, ऑथर ने लिखी है. वी विल कम टू नो अबाउट द ऑथर आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. सो ये बुक जो है कि एक पर्सन ने लिखी है, एक ऑथर ने लिखी है, और एक बॉय है, उसने इसे पढ़ के अपना एक रिव्यू बनाया है इस बुक के बारे में. जनरली वी ऑल्सो रीड्स अ बुक, हम भी बुक्स पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में हम अपनी एक राय बनाते हैं. अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसको समझते हैं और दूसरों को बताते हैं. वैसे ही ये बुक्स में बताया गया है. नाउ आई रीड द पैराग्राफ. जियोर्ज डैड इज एन अर्डेंट environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern invention of science and technology have caused a lot of damage on the earth. अभी जॉर्ज डैड, जो जॉर्ज के फादर थे, वो बहुत ही बड़े, बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटलिस्ट थे. मतलब जो प्रकृति, जो नेचर का ध्यान रखते हैं, उनको हम एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं. इनफैक्ट उनके जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, वो ये कन्विंस थे कि जो मॉडर्न इन्वेंशन है, जो नई आधुनिक तकनीकी है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है. जो एडवांस टेक्नोलॉजी है साइंस के लिए और जो मॉडर्न इन्वेंशंस हुए हैं हमारे अर्थ पे, उस वजह से हमारे अर्थ जो है, हमारा जो प्लैनेट है, वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा है. दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट. और इसलिए वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो प्रकृति को बचाने के लिए कि वो हर एक छोटी छोटी कोशिश करते रहते थे ताकि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे. दे यूज़ अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ अ कार. Now students, in this 21st century and this fast world, generally every person, every house has at least 2 or 3 vehicles. सबके पास 2 से 3 व्हीकल्स हर घर में रहते हैं आज के टाइम में. बट इस दौर में भी जॉर्ज के जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे लोग कार यूज़ करते हैं, स्कूटर यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, वहाँ पर जॉर्ज के पेरेंट्स अर्थ को सेव करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? दे आर यूजिंग बाईसाइकिल. देयर इज़ अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस. और इसके साथ साथ उनके घर में टीवी और कंप्यूटर्स भी नहीं रहता था, रोक लगा दी गई थी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पेरेंट्स, टीवी और कंप्यूटर जो है वो पोल्यूशन पैदा करते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को डैमेज कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वो टीवी और कंप्यूटर्स भी उनके घर में बैन हो गया था. दे डोंट बाय थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट. और वो यहाँ तक कि ब्रेड और बिस्किट्स भी घर में नहीं लाते थे, ना ही खरीदते थे. एंड दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक फूड. ना इमेजिन स्टूडेंट, इफ़ योर पेरेंट्स हमेशा आपको होम मेड फूड दे. ऑल्दो होम मेड फूड इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ, इज़ हेल्दी, न्यूट्रिशियस ऑल्सो, बट समटाइम लाइक अ डे इन अ वीक और मंथली, कभी ना कभी मंथ में या वीक में या 15 डेज में हमारे मन में होता है कि लेट्स हैव सम पिज़्ज़ा, लेट्स हैव सम बर्गर और एनी अदर थिंग. बट हियर एट जॉर्ज हाउस देयर पेरेंट्स ओनली eat homemade and only vegetarian food. None other junk food is allowed in their house. They even use candles to light the house to avoid electricity. Now see, in this 21st century, जहाँ पे हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, फिर चाहे वो मोबाइल चार्ज करना हो या कोई लाइट चालू करना हो, फ़ैन है,
या वो कभी कुछ भी ज़रूरत हो, इवन ओवन है और भी मिक्सर ग्राइंडर है, हर चीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वहाँ पर एक बेसिक नीड जो लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो भी जॉर्ज के पेरेंट्स क्या करते थे, नहीं यूज़ करते थे। वो क्या यूज़ करते थे, इंस्टेड ऑफ दैट दे यूज़ कैंडल्स, वो कैंडल यूज़ करते थे, मोमबत्ती यूज़ करते थे, ताकि कम से कम बिजली का ख़त्म हो और हमारा जो अर्थ है वो प्रोटेक्ट हो। Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this। और इस वजह से जॉर्ज को अपने स्कूल फ्रेंड्स और अपने नेबर फ्रेंड्स सबसे हंसी ठिठोली का पात्र बनना पड़ता था। मतलब इट मीन्स दैट he has to suffer because all of his friends were making fun of George कि your parents are like this, your parents are from old invention, your parents are from primitive time because they don't use the electricity, they don't use technology, they have banned TVs and computers। In this way they all made jeering and ridicule। jeering and ridicule means हंसी उड़ाना किसी की। Actually George doesn't think that either the TV or the computer is a bad thing। He has tried to tell his parents that it's possible to save the earth using the computer and the internet, but no, in their house there can't be any discussion on that issue। George always likes to know why, but who is to answer his question? His parents think that he is still too young to understand global issues। Now according to George के हिसाब से टीवी और कंप्यूटर जो है वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है और उसके हेल्प से भी हम हमारे अर्थ को सेव कर सकते हैं। लेकिन जॉर्ज के घर में डिस्कशन का कोई गुंजाइश ही नहीं था। उसके सवालों के जवाब कौन देता? और अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट के अनुसार जॉर्ज अभी बहुत ही छोटा है जिससे अभी दुनियादारी जो है, ग्लोबल इश्यूज़ जो है, जो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है उसे नहीं समझ में आएगी। एंड दैट इज़ वाई दे डजेंट आंसर वाई जॉर्ज पेरेंट्स आर अवॉइडिंग ऑल द technology in his house। One day, however, George unexpectedly acquires a new friend and next door neighbor Annie। Annie's father Eric is a brilliant scientist and ever willing to answer all of the George questions। तो एक दिन क्या हो गया, अचानक से जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली, मतलब बिना उम्मीद के उससे उसकी एक न्यू फ्रेंड बनी और उसका क्या नाम था, एनी, जो अभी हाल ही में उसके नेबर जो है बनी है, उसके घर के बाजू वाले घर में रहने आई थी। सो हियर एनीज फादर वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। और एनी के फादर जो थे जिनका नाम एरिक था वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और वही एक पर्सन थे जो कि जॉर्ज के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे। Eric has built a super intelligent computer named Cosmos। So एरिक ने क्या इन्वेंट किया था, उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस हैज़ इनक्रेडिबल पावर्स। It can literally open windows on the universe and take you to any planet, star, comet and even to the black hole। सो कॉस्मोस क्या करता था, ये कॉस्मोस जो था वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह नहीं था। ये कंप्यूटर्स जो था ये डायरेक्ट कनेक्ट करता था यूनिवर्स को, मतलब ब्रह्मांड को, जहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्स या सन या कोई भी प्लैनेट या कॉमेट या इवन ब्लैक होल हर किसी को देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन ऑल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर। हाउएवर कॉस्मोस डिपेंड्स entirely on the information that is fed into it by people। लेकिन अब कंप्यूटर की भी अपनी एक परिभाषा होती है, कंप्यूटर की भी अपनी एक क्राइटेरिया होती है। वो वही आंसर्स दे सकते हैं जहाँ पर हम उसका ट्रू इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। अगर हम सच इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा अर्थ या प्लैनेट के बारे में हमने जैसा बताया है उसी के अकॉर्डिंग वो हमें उसका आंसर्स देगा। अगर हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फीड किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर्स नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द criteria, this was the perimeter of the cosmos and it is how it works। Like Eric who do research and thinking कैन मेक कॉस्मोस वर्क। सो अभी इसमें कैसे होता था, एरिक को जो रिसर्च करना था वो इन्फॉर्मेशन उसमें टाइप कर देता था और कॉस्मोस जो है वो रिजल्टेड आंसर जो है वो प्रोड्यूस कर देता था। एंड इन दिस वे दिस कंप्यूटर वाज वर्किंग।
Science can be used for a good cause, and a group of good scientists like Eric have vowed to use it for people's welfare. अभी जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, वो लोगों की भलाई के लिए होता है और इसीलिए बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट मिलके एक वाव मतलब कसम ली थी कि ये लोगों की भलाई के लिए ये हम यूज़ करेंगे, विज्ञान यूज़ होगा. अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट who wants to use science for his own selfish motives. लेकिन उन साइंटिस्ट के बीच में एक ऐसा भी साइंटिस्ट था जो बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही मतलबी था और वो साइंस को अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहता था, उसका फ़ायदा हो उस तरीके से वो साइंस को यूज़ करना चाह रहा था. He is planning to steal cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. अब जो पर्सन थे, जो अनदर साइंटिस्ट थे, द क्रूअल साइंटिस्ट, द सेल्फिश साइंटिस्ट, वो क्या चाहते थे कि वो कॉस्मोस को स्टील कर ले, उसे चुरा ले और वहाँ पे वो अपने अकॉर्डिंग एक रूल बनाए और बाकी प्लैनेट्स पर, बाकी जगह पर वो रूल कर सके, वो राज कर सके. इट सो हैपन दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द वीक प्लान ऑफ द नास्टी साइंटिस्ट. सो जॉर्ज ने सोचा कि मैं ही कुछ कर सकता हूँ ताकि ये जो प्लानिंग है, जो वीक, जो नास्टी साइंटिस्ट है, नास्टी मीन्स बहुत ज़्यादा बर्बाद करना या आतंक मचा देना, उसे हम कहते हैं नास्टी साइंटिस्ट. इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स एंड व्हाट स्ट्रैटेजीज he has to use to stop the power hungry scientist, you have to read the novel George Secret Key to the Universe. So what George said, जॉर्ज ने क्या कहा कि अगर आपको ये कॉस्मोस सुपर कंप्यूटर जो है बचाना है और उसकी स्ट्रैटेजीज पढ़नी है कि कैसे वो हंग्री साइंटिस्ट को हम रोक सकते हैं, तो आपको एक नॉवेल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स. The author of this wonderful adventure is Lucy Hawking. और ये जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स किसने लिखी थी? लूसी हॉकिंग ने. So the story of the novel is imaginary, but it also includes plenty of charts, photographs, boxes that gives you hard facts about our solar system, galaxies, space and the whole universe. So what George said कि ऑल्दो ये स्टोरी इमेजिनरी है, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, लेकिन इसमें जो चार्ट्स यूज़ हुए हैं, जो फ़ोटोज़ यूज़ हुए हैं, जो बॉक्सेस यूज़ हुए हैं, वो हमारी रियलिटी में हमें हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो बताते हैं. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking, who is said to be one of the greatest scientists of our time. So what he said कि ये बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में लिखा गया है. और ये किसने लिखा था? वो जो फैक्ट्स थे, बुक्स लिखा गया था लूसी हॉकिंग. ऑथर ऑफ द बुक वाज लूसी हॉकिंग, बट द फैक्ट अबाउट द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स वाज रिटन बाय Stephen Hawking, and he was a renowned, a famous scientist of his time. His achievements are all the more astounding as he is the victim of many physical ailments. He has to use a wheelchair to move about and uses a computerized voice system in order to speak. So उसकी achievements तो बहुत ही थी, भले से वो victim था, मतलब of physical ailment means उसके शारीरिक जो डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं था. इवन वो व्हील चेयर यूज़ करता था जहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ था अगर उसे कुछ बोलना रहता था. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ही वॉज अ वेरी गुड साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स ट्रायम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसेबिलिटीज़ इज़ इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर. लेकिन उनके जो स्टोरीज़ है, उनके जो इन्वेंशंस है, उनके जो एडवेंचर्स थे, उनकी जो रिसर्च थी, वो इतने इंस्पायरिंग थी कि भले से वो फिज़िकल डिसेबल थे, फिर भी लोगों को प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना और अपने कमियों के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए वो उन्होंने बखूबी हमें सिखाया था.
The book includes very attractive and expressive sketches drawn by Gary Parsons. अब यहाँ अभी बुक है, सो बुक में इस तरीके से कुछ स्केचेस बने रहते हैं, कुछ इमेजेस बने रहते हैं, और वो किसने बनाए थे? वो बनाया था गैरी पार्सन ने. It is true that the excessive use of science and technology can give rise to certain problems. अब ये बात तो सही है कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो वो बुरी भी है. ज़्यादा यूज़ करना भी गलत है, कम यूज़ करना भी गलत है. हर एक चीज़ का यूज़ जो है वो एट दी लिमिट होना चाहिए. एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि हम 24/7 लाइट्स चालू रखते हैं, सो 24/7 लाइट चालू रखने से क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और जो बल्ब है वो भी एकदम गर्म हो जाएगा. इन सर्टन टाइम्स, इन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, द बल्ब ऑल्सो ब्लास्ट बिकॉज ऑफ द हॉटनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए. इफ़ आई से अनदर एग्जांपल, मिक्सर ग्राइंडर. इफ़ आई ग्राइंड सम मसालाज, ओके, और मैं कंटिन्यूसली ग्राइंड करते जा रही हूँ, बाद में क्या होता है, वो जो ग्राइंडर का जो वेसल है, जो यूटेंसिल है, वो गर्म हो जाएगा, उसके ब्लेड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. सो एक्सेसिव यूज़ हमें नहीं करना चाहिए. बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सोल्यूशन. लेकिन इस टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लेना, जैसे कि जॉर्ज के पेरेंट्स ने किया कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ किया, टीवी नहीं रखा, कंप्यूटर नहीं रखा, सिर्फ होममेड फूड खाया, तो इस तरीके ये भी कोई सल्यूशन नहीं है. अगर हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमारे ये टेक्नोलॉजी इन्वेंशन का क्या मतलब निकलेगा? हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब निकलेगा? दैट इज़ वाई हॉकिंग्स हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इन दिस बुक. और इसीलिए हॉकिंग्स ने एक मैसेज दिया है इस बुक के द्वारा, दैट इज़ मोर रिसर्च, मोर स्टडीज़ एंड अ कमिटमेंट टू यूज़ देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. सो व्हाट ही सेड कि जितना ज़्यादा हम खोज करेंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा हम कमिटमेंट करेंगे कि लोगों के भलाई के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो, तब जाके हम उसका सही मायने में यूज़ कर सकते हैं और हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं. अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये हम एक्सेसिव यूज़ करें अपने प्रॉफिट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सीन इन वेरियस मूवीज़ कि मेडिसिन्स बन रही है, मेडिसिन्स यूज़ हो रही है, लेकिन उसके जो वेस्ट मटेरियल्स है वो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ही कहीं पे डंपिंग एरिया में डिस्कार्ड कर देते हैं. सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस, द एरियाज लोकेटेड नियर बाय द डंपिंग एरिया गेट्स अफेक्टेड, गेट्स पोल्यूटेड एंड दे डाई. वो मर जाते हैं. सो ये क्या हो रहा है? ये गलत यूज़ हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. इफ़ वी नो दैट आवर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड वन, सो वी कैन डिस्कार्ड दैट वेस्ट मटेरियल्स बाय प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर से हम उसे क्या कर सकते हैं? डिस्कार्ड कर सकते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. सो वी आर मिस यूजिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो व्हाट दिस स्टोरी टेल्स अस कि हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो अच्छा भी है, बुरा भी है. इट जस्ट दैट वी हैव टू यूज़, वी हैव टू मेक फॉर द वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करो, ना कि सिर्फ अपने पर्सनल सेल्फिश मोटिव्स के लिए. ओके, I hope students you have understood and like this story. What you have to do, I'm again revising this. So what was the story name? It was George's Secret Key to the Universe. And who was the author of the story? That is Lucy Hawking. And the fact which was written in that book was written by whom? It was written by Stephen Hawking. And the sketches, the expression, the pictures were made by Gary Parsons. And who was Eric? Eric was a scientist who has made a super intelligent computer. And what was the name of that computer? Yes, it was Cosmos. And who was a neighbor of George? Annie was the neighbor of George. So what you will do now? You will read this story again and again, and you will try to solve this question answers on your own. Till then, bye bye students. Have a nice day. Thank you.